नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक बहुत ही सनसनीखेज और चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसका खुलासा 6 महीने बाद हुआ और अचानक से हो गया। लेकिन इस कहानी या इस वाकये की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे ही इस कहानी का अंत होगा मैं आप सबके कमेंट्स का जिक्र करूंगा और बहुत सारे आप जैसे जो अच्छे दर्शक हैं हमारे और क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, मैं उनके नामों का भी जिक्र करूंगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखते हैं लेकिन उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको बहुत विनम्रता से ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इग्नोर नहीं करते, जानबूझकर तो कतई इग्नोर नहीं करते, लेकिन बहुत सारे मैसेज होते हैं, कुछ को पढ़ पाता हूँ कुछ को नहीं पढ़ पाता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ उसको अदरवाइज़ ना लीजिएगा। और हो सकता है कि आज आपके नाम का जिक्र हो और आज आपका कमेंट हम पढ़ पाएँ, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ये गुजारिश आप सबसे है। और अब आइए हम अपनी कहानी या यूँ कहें कि मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। ये वाक़या है 27 अक्टूबर 2018 का और जगह है लखनऊ। लखनऊ में सादतगंज एक लोकेलिटी है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है। इसी सादतगंज की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल की थी, वो अचानक 27 अक्टूबर को अपने घर से गायब हो गई। 2018 को 27 अक्टूबर का जो रोज़ है वो कोई सामान्य दिन नहीं था, बल्कि एक बड़े त्यौहार का दिन था। इस रोज़ करवा चौथ था और रूबी जो है वो अपने घर से निकली थी। रूबी के बारे में मैं आपको सबसे पहले थोड़ा जानकारी दे दूं। ये जो महिला थी ये अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ के पास रहती थी और रूबी की माँ का नाम था सुमित्रा। रूबी के पति की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे में रूबी अपनी माँ के साथ ही सेटल हो गई थी और बच्चे भी जो हैं अपनी माँ और नानी के साथ रहते थे। 27 अक्टूबर को हुआ कुछ यूँ कि रूबी अपने घर से अपनी माँ को ये बताकर निकली कि वो पास में ही एक जगह है गढ़ी कनौरा, वो गढ़ी कनौरा में हरिश्चंद्र से मिलने जा रही है। हरिश्चंद्र बेसिकली एक तांत्रिक था जो लोगों के दुख दर्द दूर करने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का दावा करता था। और रूबी की ज़िंदगी में मुश्किलों की कमी तो थी नहीं, आपको जैसा मैंने पहले ही बताया। एक तो उसके पति की मृत्यु हो गई थी, 2 बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी थी और रोज़ी रोज़गार का संकट भी था, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी। तो पीड़ित महिला थी, एक तरह से दुखी महिला थी और इसीलिए रूबी जो है वो अक्सर इस तांत्रिक हरिश्चंद्र के घर जाया करती थी। 27 को जब वो अपने घर से निकली तो उसने अपनी माँ सुमित्रा को ये भी बताया कि वो हरिश्चंद्र से मिलने जा रही है, लेकिन इसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और वो घर नहीं लौटी। सुमित्रा और बच्चे जो है वो सारी रात इंतज़ार करते रहे, बहुत परेशान हुए और इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर रूबी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन रूबी का फिर कोई पता नहीं चला। ये लोग जो है गढ़ी कनौरा भी पहुँचे, मतलब जो रूबी की माँ है सुमित्रा और जो बच्चे हैं ये लोग, और हरिश्चंद्र जो तांत्रिक है उससे भी जाकर मिले कि आपके पास रूबी आई थी, आप बताइए। तो हरिश्चंद्र ने साफ मना कर दिया, बोला कि नहीं, मेरे पास तो रूबी नहीं आई, हमें तो पता भी नहीं कि रूबी यहाँ आने वाली थी। तो उसकी माँ जो है सुमित्रा, उसको बहुत चिंता भी होने लगी, झटका भी लगा, बच्चे लगातार रो रहे थे कि माँ कहाँ चली गई। तो सुमित्रा ने वहीं सादतगंज थाने में 1 नवंबर को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 27 से लेकर 1 नवंबर तक वो अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा ढूंढती रही अपनी बेटी को, लेकिन जब नहीं मिली रूबी तो सुमित्रा ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और पुलिस ने सबसे पहले सुमित्रा से ही पूछताछ की। सुमित्रा ने ये बताया कि उनकी बेटी जो है अक्सर गढ़ी कनौरा में रहने वाले तांत्रिक हरिश्चंद्र के पास जाती थी, क्योंकि वो बहुत दुखी रहती थी और उसे हरिश्चंद्र जो है पूजा पाठ तंत्र मंत्र के सहारे उसको राहत दिलाने की बात करता था और इस रोज़ भी वो वहीं जाने की बात कहकर घर से निकली थी। पुलिस ने और नाते रिश्तेदारों के बारे में पूछा तो ये भी पता चला कि कोई बहुत ज़्यादा नाते रिश्तेदारों के वो संपर्क में नहीं थी, लेकिन हाँ, रूबी का एक और जानकार था
एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल की थी। उसका नाम था विजेंद्र, और इस विजेंद्र से भी रूबी की मुलाकात उसी तांत्रिक हरिश्चंद्र के घर पर ही हुई थी। तो कुल मिलाकर दो ऐसे लोगों के बारे में पता चला जिनके पास रूबी गई थी। इस तरह की आशंका या शक जो है पुलिस को और परिवार वालों को था। इसके अलावा और भी कई लोग थे जिनसे रूबी की बातचीत या मुलाकात होती थी। वो सारे लोग भी पुलिस की स्कैनिंग की जो लिस्ट है उस लिस्ट का हिस्सा बने, और पुलिस ने उन दिनों हरिश्चंद्र से भी लंबी पूछताछ की, तांत्रिक से, और उसके घर जो लड़का रूबी को मिला था और जिससे रूबी की मित्रता थी, दोस्ती थी, विजेंद्र, उससे भी पूछताछ की। और इसके अलावा कम से कम 10 लोग और होंगे जिनसे पुलिस ने बड़ी गहन पूछताछ की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हरिश्चंद्र हो, विजेंद्र हो या बाकी के लोग हों, सभी से पूछताछ करके लखनऊ की पुलिस, सादतगंज की पुलिस थक गई, लेकिन रूबी के बारे में उनको कोई जानकारी या कोई खबर नहीं मिल पाई। मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया और तकरीबन 6 महीने का वक्त गुजर गया। इधर दोनों बच्चे जो है 6 महीने तक अपनी माँ के इंतज़ार में रोते रहे, तड़पते रहे। नानी कितना ख्याल रखती, पहले ही पिता का साया सिर के ऊपर से उठ गया था। तो बहुत दयनीय स्थिति थी। 6 महीने बाद लखनऊ पुलिस ने इस केस को रिविजिट करने का फैसला किया। सादतगंज थाने की पुलिस ने सोचा कि चलो एक बार और कोशिश करके देखते हैं कि ये रूबी है कहाँ या कहाँ गायब हो गई, क्योंकि जिस तरह से ये गुमशुदगी थी वो कोई नॉर्मल बात तो हो नहीं सकती थी। पुलिस को ये भी लग रहा था कि कहीं रूबी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, किसी ने उसका कोई नुकसान ना कर दिया हो, इस तरह की आशंका भी पुलिस को थी। तो पुलिस ने जब इस केस को रिविजिट करने का फैसला किया तो 6 महीने बाद पुलिस ने फिर से रूबी के घर वालों से भी बातचीत की और उसका जो मोबाइल फ़ोन था उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाई। कॉल डिटेल निकलवाने पर पुलिस को हरिश्चंद्र और विजेंद्र के बारे में पता तो चला ही। तांत्रिक हरिश्चंद्र से भी रूबी की बात होती थी और विजेंद्र नाम के एक लड़के से भी बात होती थी, और भी लोगों से बात होती थी। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये थी कि जिस रोज़ रूबी गायब हुई उस रोज़ तो रूबी घर से ये बताकर निकली कि वो हरिश्चंद्र के घर जा रही है, तांत्रिक के घर जा रही है, लेकिन उसकी आखिरी जो बातचीत है मोबाइल फ़ोन पर वो विजेंद्र से हुई थी। और 6 महीने बाद जब पुलिस ने इस केस को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उसके बही खातों में इस बात की भी पुष्टि हो गई या इस बात के भी प्रमाण उसको खुद नज़र आ गए, जिसमें उसे पता चला कि हरिश्चंद्र और विजेंद्र से लंबी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इन दोनों ने ही रूबी को लेकर अनभिज्ञता जताई है, अपने आप को अनजान बताया है। तो इस मामले में इनसे कोई लीड मिलने की गुंजाइश फ़िलहाल पुलिस को लग नहीं रही थी। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड है या प्रोवर्ब है जिसे कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। नाउम्मीदी के माहौल में भी उम्मीद के लिए सोचना, इसका मतलब ये है। तो लखनऊ में जो पुलिस थी उसने फिर ये तय किया कि एक बार फिर से इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं, और बात करते हैं सबसे पहले विजेंद्र से ही, क्योंकि ये जो विजेंद्र है इससे रूबी की आखिरी बार बात हुई थी। बेशक वो ये बोल कर गई हो घर से कि हरिश्चंद्र के पास जा रही हूँ, लेकिन विजेंद्र से आखिरी बार बात हुई थी। तो 6 महीने बाद जब पुलिस ने विजेंद्र को हिरासत में लिया रूबी की गुमशुदगी के मामले में और उससे पूछताछ करने की शुरुआत की, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने अभी पहला सवाल भी ठीक से नहीं पूछा था। विजेंद्र ने कहा कि हाँ, मैंने ही रूबी की हत्या की है। पुलिस चौंक गई। पुलिस को लगा कि 6 महीने पहले जब इसे पकड़कर हमने इतना पीटा था, पूछा था, सख्ती की थी, तब तो इसने मुंह नहीं खोला, तब तो ये बार बार कहता रहा कि वो रूबी से नहीं मिला, फ़ोन पर बात ज़रूर हुई थी लेकिन रूबी उसके पास नहीं आई। अब 6 महीने बाद बिना पूछे, बिना पीटे हुए ही ये मान रहा है कि रूबी की हत्या उसी ने की थी। तो इसके पीछे क्या बात है? जब पुलिस ने उससे पूछा कि भाई क्या मामला है, क्यों इतनी आसानी से तुमने कबूल कर लिया, 6 महीने पहले तो तुम मना कर रहे थे, तो विजेंद्र ने जो बात बताई वो बड़ी अजीब थी। विजेंद्र ने ये कहा कि जब से उसने रूबी की जान ली है तब से लेकर आज तक वो सो नहीं पाया है। विजेंद्र का ये कहना था कि जब भी वो सोने की कोशिश करता है, रूबी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने होती है। वो आंख बंद करता है तो रूबी नज़र आती है, हल्की नींद आती है तो रूबी नज़र आती है, जब वो अकेला बैठा होता है तब भी रूबी नज़र आती है। तो कुल मिलाकर उसका जीना हराम हो गया है। वो 6 महीने तक
लगातार घुटता रहा है, परेशान होता रहा, और कई बार उसे ये भी लगा कि इन 6 महीनों के दौरान वो पुलिस के पास खुद चल कर आए और आकर पुलिस को बताए कि हाँ मैंने ही रूबी का कत्ल किया है, लेकिन उसका कहना था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब पुलिस ने दोबारा उसे पूछताछ के लिए पकड़ा तो उसे लगा कि ठीक है, अब मुझे अपना जुर्म या अपना गुनाह कबूल कर ही लेना चाहिए। इसीलिए उसने छूटते ही रूबी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने जब ये सुना तो उसे भी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये कुछ ऐसी बात थी जिसमें इस बात की झलक मिलती थी या बू आ रही थी कि कोई आत्मा जो है वो इस लड़के को परेशान कर रही है जिसने कत्ल किया है। हालांकि अगर तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की बातों पर आप यकीन करते हैं या उस नज़रिए से देखते हैं तो ये मामला कुछ वैसा ही लगता है, लेकिन खैर साइंस के मामले में इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही कहेंगे, इसे भूत प्रेत वाली बात नहीं कहेंगे और न ही आत्मा वाली बात कहेंगे। लेकिन विजेंद्र ने कत्ल की बात कबूल कर ली। अब सवाल ये था कि विजेंद्र ने रूबी का कत्ल किया क्यों। छानबीन हुई तो ये भी पता चला कि विजेंद्र और रूबी के बीच में बहुत गहरे रिश्ते थे और दोनों प्रेमी प्रेमिका के तौर पर एक दूसरे से मिलते जुलते थे। और ख़ासकर जब रूबी के पति की मृत्यु हो गई थी और विजेंद्र को इस बात की खबर थी तो विजेंद्र भी रूबी के काफ़ी करीब आ चुका था। और विजेंद्र की मुलाकात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तांत्रिक हरिश्चंद्र के घर पर ही रूबी से हुई थी। करवा चौथ के रोज़ यानी 27 अक्टूबर 2018 को रूबी के साथ विजेंद्र की फ़ोन पर बातचीत हुई और विजेंद्र ने उसे अपने घर बुलाया। रूबी उसके घर पहुंची भी और दोनों ने कुछ वक्त साथ गुजारा, लेकिन चूंकि रूबी एक माँ भी थी, उसे घर वापस लौटना था, तो वो जब विजेंद्र के घर से चलने के लिए तैयार हुई तो विजेंद्र इस जिद पर अड़ गया कि रूबी उस रात वहीं रुक जाए, करवा चौथ की रात है तो तुम मेरे साथ ही रहो। अब ऑब्वियसली अगर प्रेमी प्रेमिका हैं और एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो शायद वो प्रेमी जो है ये उम्मीद कर रहा था कि करवा चौथ की रात मेरी प्रेमिका मेरे साथ रहेगी, लेकिन रूबी के दूसरे कमिटमेंट थे अपनी टुवर्ड्स हर फैमिली, तो वो रुकना नहीं चाहती थी। इस बात पर विजेंद्र के साथ रूबी की बड़ी नोकझोंक हुई, लड़ाई हुई और उस रात विजेंद्र ने काफ़ी शराब पी थी और शराब के नशे में विजेंद्र ने रूबी के सिर पर ईंट से एक के बाद एक कई वार किए और रूबी की वहीं विजेंद्र के घर में दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो गई। इस तरह विजेंद्र के हाथों उसकी प्रेमिका का कत्ल हो गया। अब विजेंद्र को ये लगने लगा कि वो बचेगा कैसे, क्योंकि लाश को अगर कहीं वो निपटाने के लिए, फेंकने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए जाता है तो लोगों की निगाहों से बच नहीं पाएगा, पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो वो कुछ देर तक सोचता रहा और फाइनली उसने लाश निपटाने की एक तरकीब निकाली। वो तरकीब ये थी कि कत्ल करने के बाद पहले तो उसने खून साफ़ किया, जो खून वहाँ पर बिखरा हुआ था उसके अपने कमरे में, घर में धोया उसने, और उसी रात उसने अपने आंगन में करीब 3 फीट का गहरा गड्ढा खोदा। हालांकि 3 फीट एक लाश दफनाने के लिए बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन एक शराबी आदमी जो नशे में धुत हो उसके लिए इससे ज़्यादा गड्ढा खोदना शायद और मुमकिन भी नहीं था। तो उसने क्या किया, 3 फीट का गहरा गड्ढा खोदा और रूबी की लाश उस गड्ढे में दफना दी। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया वो उसी घर में रहता था, अकेला रहता था, और जब जब वो सोता था या सोने की कोशिश करता था, रूबी की तस्वीर और रूबी का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगता था। वो बहुत परेशान रहा 6 महीने तक, और 6 महीने तक वो ये राज की बात किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको डर था कि अगर बताऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन 6 महीने बाद आखिरकार जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने ये पूरी कहानी बताई। अब पुलिस जो है उसके बताए मुताबिक आंगन में उस जगह पर पहुंची, उसकी निशानदेही पर जहां पर यह लाश दफनाई गई थी, और पुलिस ने उस जगह की मिट्टी की खुदाई शुरू की। और जैसा कि विजेंद्र ने कहा था वैसा ही हुआ। 3 से 3.5 फीट गड्ढा खोदते ही रूबी की लाश जो है वो पुलिस को नजर आई। लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी और इस हालत में थी कि न तो लाश को देखकर और न उसके कपड़ों को देखकर ये पहचान कर पाना मुमकिन होता कि ये लाश रूबी की ही है। लेकिन 2 ऐसी चीज़ें उस लाश के साथ विजेंद्र ने दफना दी थी जिनको देखकर रूबी की माँ सुमित्रा ने ये पहचानने में देर नहीं की कि हाँ ये उसी की बेटी की लाश है। वो 2 चीज़ें थी, एक रूबी के हाथ का कड़ा जिसका डिज़ाइन, जिसकी मेक सुमित्रा को पता थी
उसकी बेटी के हाथों में जो कड़ा था, और दूसरा ये कि रूबी की दाईं टांग में एक बार फ्रैक्चर हो गया था और उस फ्रैक्चर के बाद उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन के दौरान उसकी टांग में, रूबी की टांग में या पैर में कह ले, रॉड डॉक्टरों ने लगाई थी। और अब जब 6 महीने तक लाश ज़मीन में दफन रही और लाश का ज़्यादातर हिस्सा गल गया, खासकर मांस गल गए, कुछ एक हड्डियां बची थी, और उन हड्डियों के साथ साथ पुलिस को और रूबी के घर वालों को रूबी का कड़ा और पैर में डाली गई वो स्टील की रॉड जो है वो रूबी के घर वालों को नज़र आई, और उन्होंने फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये लाश हमारी बेटी की ही है, क्योंकि रूबी के पाँव में भी वो स्टील की रॉड थी और यहाँ लाश के साथ भी वो स्टील की रॉड बरामद हुई थी। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही तकलीफ़देह मौका था जब रूबी की माँ ने अपनी बेटी की लाश की शिनाख्त की, और रूबी के बच्चों का भी जो इंतज़ार था, 6 महीने पुराना इंतज़ार, वो इंतज़ार इसी एक झटके के साथ ख़त्म हो गया जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो वो बच्चे भी, जाहिर है वो तो पहले से ही दुखी थे, उन पर आप सोचिए कि कितना गमों का पहाड़ और टूट पड़ा। लेकिन अब जो कातिल था वो गिरफ्तार हो चुका था और उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। उधर हरिश्चंद्र नाम का जो तांत्रिक है, जिस पर पुलिस को और घर के लोगों को शक था, उसकी कोई भूमिका कत्ल के इस मामले में सामने नहीं आई। अब इस कहानी के इस पहलू पर आप कितना यकीन करेंगे कि रूबी की आत्मा ने ही रूबी के कातिल को इतना परेशान किया कि उसे खुद अपना जुर्म कबूल करना पड़ा, या फिर इसे कत्ल के बाद एक सेंस ऑफ गिल्ट और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे जिसकी वजह से रूबी के कातिल विजेंद्र ने अपना गुनाह कबूल किया, ये मैं आप सबसे जानना चाहूँगा। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी कहानी पर आपकी जो भी राय है वो भी बताएं, और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर लिखें कि ये कत्ल जो है वो किसी आत्मा की वजह से खुला या फिर कातिल के अपराध बोध या सेंस ऑफ गिल्ट की वजह से। हमारी ओर से आज इतना ही, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्लीज़ कहीं जाइएगा नहीं, 2 मिनट का और इंतज़ार कीजिए। आप लोगों ने जो एक से बढ़कर एक बेहतरीन कमेंट्स किए हैं, मैं कुछ एक कमेंट्स का जिक्र करना चाहता हूं और कुछ हमारे दर्शकों का नाम भी लेना चाहता हूं। कल मैं जिस स्टोरी के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ था, वो स्टोरी जो है राजस्थान की थी, राजस्थान के अलवर शहर की, जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ घर बसाने के लिए अपने पति और 4 बच्चों की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी। इस हत्या में प्रेमी प्रेमिका दोनों शामिल थे ही, 2 सुपारी किलर्स भी थे। और इस पूरे हत्याकांड के जो 2 सबसे चौंकाने वाले और अजीब पहलू थे वो ये कि एक तो इस महिला ने अपने पति के साथ साथ 4 छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या करवा दी, जिसमें 3 तो उसके सगे बेटे थे और 1 उसके देवर का बेटा था। ये एक बड़ा शॉकिंग एलिमेंट था। और दूसरी जो चौंकाने वाली बात थी वो ये कि हत्या करने वाले जो सुपारी किलर्स थे, उन्होंने 5 लोगों की हत्या सिर्फ 3,000 रुपये में कर दी थी। तो ये बहुत ही अजीब कहानी थी जो हमने कल आपको सुनाई थी, और इस कहानी को लेकर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमारे पास अब तक आ चुके हैं। तो मैं कुछ कमेंट्स का भी जिक्र करना चाहता हूँ। दुर्गा कर्की का कमेंट है, ये लिख रहे हैं, आई डोंट नो कि मतलब जेंडर क्या है। दुर्गा, कई बार मैंने देखा है कि पुरुषों का भी नाम होता है और महिलाओं का भी, तो आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा और बताइएगा दुर्गा जी अगली बार। लेकिन इन्होंने कहा है कि वो बहुत पसंद करते हैं हमारी ये स्टोरी, और जो उनका ये भी कहना है कि कोई अगर मेरी आलोचना करता है तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। थैंक यू दुर्गा, इस अनकंडीशनल सपोर्ट और इस अनकंडीशनल एडमायरेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। मुकेश कंजानी का भी कमेंट आया है और इनका कहना है कि सर, क्या किसी सजायाफ्ता मुजरिम को ज़मानत या पेरोल क्यों देते हैं कानून? क्या गवर्नमेंट को पैसा कमाने के लिए? नहीं, देखिए मुकेश जी, मुझे नहीं लगता कि किसी सजायाफ्ता मुजरिम को ज़मानत तो नहीं मिलती, लेकिन ज़मानत मिलती है। जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट में सज़ा हुई और हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गया, ऐसा तो हो जाता है। बाकी अगर बाकी कन्विक्टेड जो
प्रिजनर होते हैं उनको पेरोल दिए जाने का सरकारी नियम है। मुझे नहीं लगता कि इसके एवज में इतना पैसा मिल पाता होगा कि उससे सरकार का खजाना भर जाए, लेकिन ये सरकारी नियम है, कानून है। आपको पता है सदियों से ये चला रहा है, सालों से, सदियों से तो नहीं कहूँगा, आज़ादी के समय से ही, जब से ये कानून बना। और इसमें ख़ास बात यह है कि हमारे जेलों पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड वाले हालात हैं, बहुत ओवर क्राउडेड है हमारी जेलें। तो इसीलिए अगर कोई पेरोल या ज़मानत पर छूटता भी है तो मतलब एजेंसीज़ जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं वो बार बार अपराध करते हैं और ज़मानत पर छूट कर बाहर आते हैं, फिर से अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये वाकई चिंताजनक बात तो है मुकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विनोद सिंह जी ने कहा है कि हम हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन आते हैं और 6 दिन उन्होंने कहा है कि लगातार मैं आया करूं और रोज़ क्राइम तक पर मैं कहानी सुनाया करूं। विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे सहयोगी लोकेंद्र जी भी आते हैं आप सबकी खिदमत में और उनकी भी मौजूदगी आप सबके सामने होती है। बाकी हमारे जो सीनियर हैं शम्स ताहिर खान साहब, वो तो 6 दिन आप लोगों के लिए हाजिर होते ही हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ। किरण संधू जी, इन्होंने लिखा है कि आई वुड लाइक टू से दैट यू आर क्वाइट अ गुड एट नैरेटिंग रिपोर्ट। आई एम क्यूरियस टू नो what is the most tough part of being a crime journalist, like if it affects your desensitization to certain news or events। किरण जी, आपने जो सवाल पूछा है ये मुझे लगता है कि क्राइम रिपोर्टरों से पूछा जाने वाला सबसे कॉमन सवाल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। इस सवाल का सीधा सीधा मतलब ये है किरण जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि क्या रोज़ ये जला कटा मरा जैसी खबरें सुन सुनकर क्या हमारी जो संवेदना का स्तर है वो क्या थोड़ा सा डामाडोल हो गया है, क्या बिगड़ गया है? क्या ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई इस तरह की घटना के बारे में सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते? आपके पूछने का मतलब ये है, जहाँ तक मैंने समझा। तो किरण जी, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, बिल्कुल इफेक्ट तो देखिए होता है। अल्टीमेटली चाहे वो क्राइम रिपोर्टर हो या पुलिस वाला हो, वो होता तो ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन जब वो इस तरह के किसी प्रोफेशन में होता है तो फिर वो इस प्रोफेशन से अगर अंदर से इफेक्टेड हो भी रहा होता है तो वो खुद से बात करता है कि नहीं, मुझे इस इफेक्ट में नहीं आना, बल्कि इससे आगे बढ़कर अपना काम करना है। और सिर्फ क्राइम रिपोर्टर और पुलिस वालों की बात क्यों करें, मैं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की, जो स्वीपर होता है जो पोस्टमार्टम करता है, आप उसके काम के बारे में सोचिए, वो कितना खतरनाक और कितना चैलेंजिंग काम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं। हाँ, मैं डॉक्टर्स की बात करूंगा जो पोस्टमार्टम क्या जिंदा लोगों का भी ऑपरेशन करता है। हमारे तो आप जानते हैं किरण जी, अगर किसी को मामूली सा खरोंच भी लग जाए तो हमें लगता है कि अरे खरोंच मुझे ही लग गई है, तकलीफ सा होने लगता है। लेकिन डॉक्टर जब मेजर ऑपरेशन करते हैं तो किस तरह से जिंदा इंसान के शरीर में लंबे लंबे कट लगाते हैं, फिर उसको सिलते हैं। तो ये सब एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट है। हज़ार्ड तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे मामले में हज़ार्ड ज़रूर है कि बहुत वक्त जो है हमें ख़तरों के बीच में भी रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स से, नेगेटिव लोगों के साथ भी हमारा पाला पड़ता है। प्लस जो इमोशंस है उस पर भी इस तरह की घटनाएं असर डालने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन आई मस्ट से हम उसके सामने घुटने नहीं टेकते और टेकने से चलेगा भी नहीं। प्रीतिका दास, इन्होंने पूछा है कि अगर वो क्राइम जर्नलिस्ट ये जर्नलिस्ट बनना चाहें तो क्या मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेना ज़रूरी है? प्रीतिका जी, बिल्कुल आज की तारीख में तो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाएंगी तो आपसे ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएशन और मास कम्युनिकेशन की डिग्री या डिप्लोमा का एक्सपेक्टेशन ज़रूर किया जाएगा। हाँ, अगर आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम करना चाहती हैं तो शायद ये उतना मस्ट न हो, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रीलांस राइटर को या जर्नलिस्ट को उसकी डिग्री देखकर ही काम या असाइनमेंट देता हो। तो फ्रीलांसिंग का काम तो हो सकता है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर लें। अफजल अहमद साहब ने गुड लिखा है, मनोज प्रभाकर हैं, और उन्होंने एक गाने का जिक्र करते हुए कहा है कि महिलाएं और नारी जो हैं, मतलब नारी कुछ ऐसे आगे निकल रही है, मर्दों के पांव तले ज़मीन निकल रही है। उन्होंने गाने के बोल लिखे हैं। बेसिकली कल हमने जिस मर्डर मिस्ट्री के बारे में आपको बताया था, उसमें एक प्रेमिका ने, आपको अभी कुछ देर पहले भी मैंने जिक्र किया, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है अपने पति और 4 बच्चों की हत्या कर दी थी। तो उसी
की रोशनी में, जिसे कहते हैं, मनोज प्रभाकर जी ने ये गाने का जिक्र किया है। सुषमा यादव जी ने लिखा है, वेलकम सर, फाइनली यू आर बैक। थैंक यू वेरी मच सुषमा जी। शैलेंद्र चौहान लिखते हैं, सर जम्मू के डीएसपी का क्या हुआ, उस पर स्टोरी कीजिए। शैलेंद्र जी, कोशिश करूँगा। लक्ष्मीनाथ मिश्रा जी ने बहुत तारीफ़ की है और उन्होंने जो है मेरी भाषा और वाणी की तारीफ़ की है, और साथ ही इतना शानदार हिंदी, और मैं शानदार भी कहूँगा, और साथ ही मतलब इसको नेगेटिव ना लीजिएगा, उन्होंने इतनी जटिल या क्लिष्ट हिंदी लिखी है जिसको पढ़ने के लिए जो है थोड़ी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो लिख रहे हैं कि सर आपकी प्रस्तुति वैखरी वाणी अप्रतिम है, आप द्वारा उच्चार्यमाण प्रत्येक शब्द हृदय स्पर्शी होता है, ईश्वर आपको उत्तुंग श्रृंग पर अधिष्ठित करे। तो बहुत ही गज़ब की हिंदी आपने लिखी है मिश्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिंदा जाट साहब का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है कि वो हमारी स्टोरी सुनते हैं और उनको हमारा ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कई सारे कमेंट किए हैं। बिंदा जी, थैंक यू वेरी मच। रुपिंदर सांगा ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हमने सुनाई थी वो बेसिकली उसको प्यार या प्रेम का नाम देना ठीक नहीं है, वो हवस है, जो उस महिला ने हवस के मारे जो है अपने पति और बच्चों की हत्या की है। किशोर नायक ने भी यही बात लिखी है। सिद्धार्थ ने लिखा है कि जो हमारे साथ साथ कैमरे पर होते हैं दीपक जी, उनको कभी ऑन स्क्रीन में बुलाया करूं, और उनको पूरा यकीन है कि दीपक जी जो है एक दिन अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। दीपक, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, उन्होंने लिखा है कैपिटल लेटर में कि मार्क माई वर्ड, दिस गाय हैज़ द पोटेंशियल। आपके बारे में बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्धार्थ जी, मुझे तो नहीं पता आप दीपक जी से कब मिले, कहाँ मिले, कितना मिले और कितना उनके बारे में आपने देखा या जाना, लेकिन मैं दीपक के साथ काम करता हूँ, मुझे पता है कि वाकई बहुत ही प्रतिभाशाली युवा पत्रकारों में आप उनको रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, आई मस्ट से। ऐसा नहीं कि दीपक सामने बैठा इसलिए कह रहे हैं, मैं हमेशा ही दीपक के बारे में इस तरह की तारीफ़ करता हूं क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। कपिल हजारिका साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि नमस्कार सुप्रतिम भाई, अमीन सयानी की याद आती है आपकी आवाज़ सुनकर। थैंक यू कपिल, थैंक यू वेरी मच। अनीता भारद्वाज, इन्होंने कहा है कि आशिकी के चक्कर में 4 बच्चों को मारने वाली औरत डूब मर। आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी खीज या आपका गुस्सा जो है वो बिल्कुल जायज़ है ऐसी महिलाओं के लिए, और कोई क्या कह सकता है। प्रशांत शर्मा, इन्होंने ये लिखा है कि संतोष शर्मा नाम की जिस महिला ने अपने पति और बच्चों की हत्या की, उसके साथ उस रात को कविता शर्मा नाम की जो संतोष की बहन है वो भी सो रही थी। हमने कविता के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? क्या वो इस घटना में शामिल थी? और अगर नहीं थी तो उसे इस वारदात के समय कुछ भी पता क्यों नहीं चला? ये प्रशांत जी ने ये सवाल पूछा है। तो प्रशांत जी, जल्दी से मैं ये बात बता दूं कि हत्या जो है वो नीचे हुई थी कमरे में, और ये दोनों बहनें रात को छत में सो रही थी। जो कातिल बहन थी उसको तो पता था कि मर्डर होने वाला है, तो वो चुपके से अपनी बहन के बगल से उठ जाती थी बिस्तर से, और वो उठकर नीचे भी आई थी और कत्ल करने के बाद ऊपर जाकर दोबारा सो गई थी। तो जो कविता शर्मा है, जो इनोसेंट बहन है, वो तो ऊपर छत में सोई रही, उसको पता ही नहीं चला कि उसकी बहन नीचे इस तरह की हरकत और करतूतों में शामिल है। तो इसीलिए सुबह जब वो उठी और उसने पानी का जो पंप है वो चलाने की कोशिश की, और जब अपनी बहन और जीजाजी के कमरे की तरफ उसका ध्यान गया तो उसको वो खून के धब्बे और लाशें नज़र आई, तब उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तो इससे पता चलता है कि कविता जो है वो इग्नोरेंट रही इस पूरे घटना से, और उसका इस मामले में कोई मिलीभगत या लेना देना भी नहीं था। सुरेश कुमार सैनी, इन्होंने पूछा क्या हनुमान जाट शादीशुदा है? मुझे इसके बारे में नहीं पता है सैनी साहब, बेहतर अच्छा होता कि अगर मुझे इसके बारे में जानकारी होती मैं आपको बता पाता, लेकिन ये कहानी भी, ये वाक़या भी थोड़ा पुराना था, तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में रिसर्च के दौरान और जुगाड़ मतलब जुटा नहीं पाया। जूली मगर, इन्होंने कहा है कि नमस्ते एंड ग्रेट सर, थैंक यू जूली जी, थैंक यू वेरी मच। सुमित कुमार सिंह, मेरी माँ तो परेशान हो जाती है, ये एक दिन बुखार हो जाए तो रात भर नहीं सोती, लेकिन ये कैसी माँ है? बिल्कुल सुमित जी, माएँ ऐसी ही होती हैं। जब कोई बच्चा वाकई अगर उसको थोड़ा बुखार भी हो जाता है तो माँ बिल्कुल बेचैन हो जाती है। लेकिन वाकई ये संतोष शर्मा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, शर्मा ही है शायद सरनेम, तो ये एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसके चक्कर में अपने मासूम बच्चों की भी बलि ले ली, अपने पति की हत्या तो की ही। शैलेंद्र सोनकर का भी कमेंट आया है, और इसके अलावा बिंदा जाट का तो मैंने जिक्र किया ही। राहुल राज जी हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, उन्होंने हालचाल पूछा है और कहा है कि उस महिला की जो करतूत है वो प्यार नहीं, वो हवस है। रुचि भारद्वाज जी ने भी इस महिला के बारे में कहा है। सुचंद्रा चक्रवर्ती ये लिखती हैं
कि स्क्रीन में मेरी तस्वीर के बगल में महिला की तस्वीर क्यों है? मेरे ख्याल से थोड़ी दूरी पर है सुचंद्रा, बिल्कुल एग्जैक्टली अगल बगल तो नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें उसमें दिखानी पड़ती हैं। मैं अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराना चाहता हूं, और जिनके बारे में हम आपको कहानी सुनाते हैं या मर्डर मिस्ट्री बताते हैं, हम उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। तो इसीलिए सारी तस्वीरें एक ही स्क्रीन पर हमें एकोमोडेट करनी पड़ती हैं। चीता कुर्दिश के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। राजेश मंडल ने कहा है कि आपकी आवाज़ में अट्रैक्शन है, थैंक यू राजेश। जगेश्वर यादव जी, मनीष ठाकुर, सुचंद्रा चक्रवर्ती का तो मैंने जिक्र किया ही, अमित, मोहम्मद फिरोज़, सुनील कुमार 56, राज दाहिया और रास्तामैन 420, राजकुमार महतो का भी कमेंट है, और देवीलाल गदरी ने भी कुछ लिखा है। खदीजा जैनब ने भी लिखा है। देवीलाल जी ने क्या लिखा है, एक मिनट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं अकेले ही कहानी सुनाया करूँ, उनको सुनने में कहानी जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। थैंक यू देवीलाल जी, थैंक यू वेरी मच। रितेश सिंह का भी कमेंट आया है। फिटनेस एनी हाउ के नाम से एक आईडी है, उन्होंने अजीत रौला सूरत से हूँ, उन्होंने अपने बारे में बताया, और बेसिकली मैं एक ट्रेनर हूँ। हाँ, तभी आपने फिटनेस एनी हाउ के नाम से अपनी आईडी बना रखी है। नाइस टॉकिंग टू यू फिटनेस एनी हाउ, आई एम सॉरी, फिटनेस एनी हाउ नहीं, अजीत रौला जी। और उन्होंने कहा है कि वो ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और पेरेंट्स को। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपके बारे में जानकर, और इस घटना के बारे में उन्होंने अपनी चिंता जताई है और उन्होंने दुख जताया है। वरुण शर्मा जी का भी कमेंट आया है, कभी दीपक जी को भी कैमरे पर दिखाइए। बिल्कुल, दीपक जी की जो शोहरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मैं ये देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोग दीपक जी को कैमरे के सामने देखना चाहते हैं। रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी दीपक जी आप सबके सामने हाजिर भी हो जाते हैं, और अभी हाल ही में दीपक जी ने कुछ एपिसोड्स भी किए हैं। उनके उस प्रोग्राम का नाम मैं आपको बताता हूँ। दीपक, क्या किया था आपने? सर रिसेंटली एक वीडियो थी इस पे, विकास दुबे पे। अच्छा, विकास दुबे के ऊपर दीपक जी ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है क्राइम तक पर, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको दीपक से मिलने की जो इच्छा है, आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी होगी। हरलीन रंधावा, इन्होंने लिखा है कि वो एक सजेशन देना चाहती हैं। आई वांट योर चैनल टू पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट एंड फिल्म लाइन रिगार्डिंग द केस ऑफ लेट सुशांत सिंह राजपूत द सेम वे यू गाइज प्रेशराइज्ड इन केस ऑफ निर्भया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पुलिस उस मामले की जांच तो कर रही है, और सुशांत के साथ बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं हरलीन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले के विक्टिम हैं, अगर मैं कहूँगा, तो वो हैं खुद सुशांत के घर वाले। तो वो घर वाले अगर आने वाले दिनों में सीबीआई जांच की मांग करते हैं, कोर्ट में इसके लिए अर्जी लगाते हैं, या सुशांत की जो गर्लफ्रेंड रही है वो इसके बारे में इस तरह की कोई कोशिश करती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले की तफ्तीश जो है नए सिरे से सीबीआई करेगी। वरना मुंबई पुलिस कर ही रही है इस मामले की तफ्तीश। वो तफ्तीश सही है या गलत है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अब तक की जो तफ्तीश है वो इस मामले को सुसाइड बताती है। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स मैंने देखे हैं, जिसे पढ़कर और जिस पर गौर करके मुझे ये समझ में आया है कि बहुत सारे दर्शकों को ये लगता है कि ये मामला कत्ल का है। तो बढ़िया है अगर कोई दूसरी एजेंसी जांच कर ले, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लव तोमर का भी कमेंट है इस मामले में, और नहीं, इस मामले में नहीं, उन्होंने एक जनरल कमेंट किया है। और लव तोमर जो है, खैर, उन्होंने जो कमेंट किया है उसका फ़िलहाल मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन लव तोमर साहब, आपका मैं ज़रूर स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईशा मोहम्मद, इन्होंने भी कमेंट किया है। नेवो के नाम से आईडी है। बबीता शाक्य ने भी कमेंट किया है, और मुकुंद नायक जी, सुदेश राणा जी, राहुल दीक्षित, दीप सिद्धू का भी कमेंट है, और इन्होंने कहा कि वो बठिंडा पंजाब से हैं। थैंक यू दीप जी। A&M पैशन स्ट्रक के नाम से जो आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, और उन्होंने इस बात पर बड़ी हैरानी जताई है कि 600 रुपये के पर एक इंसान का कत्ल कोई किलर कैसे कर सकता है। सिर्फ 600 रुपये में तो कोई चीज़ भी नहीं आती है ठीक से। बिल्कुल आपकी बात सही है। सच तो यह है कि कत्ल करने के लिए कितनी भी राशि या रकम है वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई करोड़ों अरबों देने की बात कहे तो भी आपको ये हक नहीं है, या कहीं से ये लॉजिक नहीं बनता कि आप किसी की जान ले ले। लेकिन कोई अगर औने पौने कीमत पर वाकई 600 रुपये के लिए कत्ल कर दे तो हमें लगता है कि भाई, एक तो वो आदमी इमोरल तो है ही, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से निरा बेवकूफ़ भी है कि इस तरह की गिरी हुई हरकत जो है वो इतने कम पैसों के चक्कर में कर रहा है।
रोशन एक्का जी, इन्होंने कहा है कि मेरी सेहत तो ठीक है ना, मैं अपना ख्याल रखूं। थैंक यू वेरी मच रोशन जी इस केयर के लिए और इस कंसर्न के लिए। मिथुन स्पाइके के नाम से आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया। मोहम्मद इसरारुल हक, पीयूष हैं, जमील अहमद हैं, तिरुपति स्टील के नाम से भी कमेंट हैं। और तिरुपति स्टील ने यह भी लिखा है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। हालांकि इन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंट लिख दिया है, लेकिन ये इन्होंने लिखा है कि कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम है। अगर आपने मेरे बारे में लिखा है तिरुपति जी तो थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और कॉन्फिडेंट आप सबके सामने नजर आऊँ। हौसला अफजाई का शुक्रिया। देवी सिंह सिसोदिया जो है उन्होंने कहा है कि इस तरह की महिला को माँ कहना ही बेकार है, जो अपने 4-4 बच्चों की बलि ले ले उसकी हत्या कर दे। अजहर मंसूरी साहब ने भी कमेंट किया है। यदु शर्मा का कमेंट है। दी वायरल वीडियोज़ के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। अनीता ज्वाला, प्रिया श्रीवास्तवा, जुलेखा सी बेकल, एमजे विद्रोही, मिथिलेश कुमार, राहुल चहार, रोशन राज, प्रभाकर एस गडड। सर आप बंगाली होकर भी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, कमाल है। अच्छा प्रभाकर जी, आपने एक नहीं कई कमेंट्स किए हैं और आपके सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। एक कमेंट में तो आप थोड़ा नाराज़ भी लग रहे थे कि मैं आपका नाम नहीं लेता हूं, लेकिन देखिए आज जब आपका कमेंट मेरी आंखों के सामने है तो मैं आपका नाम एक बार नहीं बल्कि बार बार ले रहा हूं। तो प्रभाकर जी बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे इस तरह के वीडियोस में और लाइव में, और आप इसी तरह आते रहें, कमेंट करते रहें, मुझे बताते रहें। हृदय सरकार का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है कि अच्छा लगा सर। अकिल फातिमा का कमेंट है। नसरीन कुरैशी ने भी कुछ लिखा है। नैना मलिक हैं। अल्फिज़ अंसारी का भी कमेंट है। नीलम शर्मा जी हैं। सविता अदसुल, जगराज सिंह, हिमांशु सिंह, सतीश बर्नवाल, सुमित कुमार, कृष्णा शर्मा, आशु उके, सच्चे हिंदू, इन्होंने भी जो है कमेंट किया है। सच्चे हिंदू के नाम से आईडी है। दीपिका सिंह का कमेंट है। और जिस तरह से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि अगर एक किनारे से मैं पढ़ता रहूँ तो शायद ये सिलसिला इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। नैना मलिक, रमेश रैना, तो इसीलिए अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे चलता हूँ ताकि दूसरी तरफ के कमेंट जिन्होंने पहले कमेंट किया या जिन्होंने बाद में कमेंट किया उनके कमेंट को भी एंटरटेन कर पाऊँ। विनीत सिंह जी, एमजे विद्रोही जी, शाह मुरुगेश जी, सुनील सिंह जी। और अब स्क्रॉल करके जल्दी से थोड़ा पुराने कमेंट्स की तरफ चलता हूं और उन कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा 2 मिनट का मुझे मोहलत दीजिए, मैं सारे कमेंट्स जो है वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। अतुल गौर जी का कमेंट आया, उन्होंने गुड आफ्टरनून लिखा है। थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून आपको भी। वंदना चौधरी, इहाम गोयल का कमेंट है। रूही सिंह जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने पूछा है कि मैं जमशेदपुर कब आऊँगा, आपकी कहानी सुनाने का तरीका उन्हें बहुत पसंद है। तो रूही जी, क्या आप भी जमशेदपुर से हैं? मुझे ज़रूर बताएं। और मैं जमशेदपुर जब आऊँगा, मुझे अभी तो नहीं पता मैं कब आऊँगा, आजकल तो ऐसे भी कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग वगैरह में तकरीबन पाबंदी ही लगी हुई है। बाकी जब भी आऊँगा मैं इतना प्रिविलेज या इतनी सुविधा तो ले ही सकता हूँ कि एक लाइव या एक वीडियो के दौरान मैं इस बात का जिक्र कर दूंगा कि मैं जमशेदपुर आ रहा हूँ। तो इस तरह से आप सबसे हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा और जमशेदपुर में फिर हम मिल भी सकते हैं। ओ माई के नाम से एक आईडी है, इन्होंने दीपक जी के बारे में पूछा है कि दीपक बॉय कैसे हो। चंद्र प्रताप सिंह, मोनू घनघस के नाम से आईडी है। वंदना चौधरी जी, कौर सिद्धू, इन्होंने अपना नाम उस रोज़ मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गया और माफ़ कीजिएगा कौर सिद्धू। और आपका असली नाम जो है वो मैं फिर से मतलब मिस कर गया हूँ, लेकिन इन्होंने लिखा है वेलकम बैक और वो हमारी कहानी सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच सिद्धू जी। विभूति मिश्रा जी, और इन्होंने कहा है कि वो मैं रोज़ आप सबको कहानी सुनाया करूं जिस तरह से शम्स सर सुनाते हैं, और वो दिल्ली से हैं। सुनाए साइनयन दिंदी गाला, मैं अगर ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी भावनाएं आप तक पहुँचे। और उन्होंने कहा है कि उनका भी हम नाम लें, तो साई नयन दिंदी गला नाम है। ठीक है, चलिए भाई, होप कि मैंने सही नाम लिया होगा। बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ समाचार के नाम से आईडी है। महेश सैनी, तौसीफ अहमद, रॉयल बंगाल टाइगर, प्रवीण उप्रेती, महेश सैनी, गौरव बत्रा, केडी, साजिद के नाम से आईडी है। अमित कुमार, चंद्र प्रताप सिंह, घोस्ट राइडर, विश्वजीत कुलकर, इनका भी कमेंट है। सत्यव्रत का कमेंट है। कोहिनूर स्वाति तो हमारी पुरानी दर्शक हैं, बहुत समय से हमें देख रही हैं, कमेंट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच कोहिनूर जी। गौरव पांडे जी, और इसके अलावा प्रेम सिंह जी का भी कमेंट आया है। अजय कुमार जी का भी कमेंट है। निर्वाण ब्लॉग्स के नाम से आईडी है। महेश सैनी, दिलीप
सरोज, इन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच दिलीप जी, और इन्होंने कहा है कि हमारी कहानियों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। राकेश भाटिया जी, पुष्पा चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेश परिहार जी, विशाल राठौर जी, उमेश रत्नाकर जी, दीपू गाट, और सुरेश परिहार का जिक्र मैंने कर ही दिया। दीदारुल बापू, आपसे तो अब हमारी जान पहचान हो गई है, असम से आप हैं। बागीचा सिंह साहब, आप भी लगातार कमेंट करते हैं। नीताई बायन, आपको भी मैं नाम से पहचानने लगा हूँ। महेंद्र जाट जी ने जो है उन्होंने भी कमेंट किया है। निशा नायर, इन्होंने कहा है कि वो हमारा प्रेजेंटेशन जो है उसे उन्हें पसंद है। थैंक यू वेरी मच निशा जी। अजय सोलंकी डी कील के नाम से भी आईडी है, और पूजा कुमावत, और अशरफ हलो अंसारी, जीत मानव, बाबा एसके, संध्या संध्या। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सारे कमेंट्स के लिए और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों के लिए। जी तो करता है कि जितने लोगों ने कमेंट किया है सारे लोगों के कमेंट्स पढूं, न सिर्फ नाम पढूं बल्कि कमेंट में क्या कंटेंट है वो भी आप सबको पढ़ के सुनाऊं। लेकिन वक्त की पाबंदी है जिसकी वजह से इससे ज़्यादा तो फिलहाल पढ़ नहीं सकता। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी मैं हाजिर होऊंगा, इस बार ये जो स्टोरी है इसके कमेंट बॉक्स में जब आप अपनी राय, अपना नाम, अपना कमेंट्स लिखेंगे तो उसको फिर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर उसका जिक्र करूँगा, पढ़ूंगा और आपको सुनाऊंगा भी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। मुझे और मेरे साथी दीपक को फिलहाल इजाज़त दीजिए। बहुत खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।